लास्ट क्लास का कॉपी लेट हो गया आज जाने लगे। टेस्ट हुआ था, हो गया। टेस्ट आएगा नंबर बहुत जल्द। देखो एक बात गौर करेगा, हम लोग पिछले क्लास में मोल कैलकुलेशन फॉर मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बेसिक बातें थी जिनको हम डिस्कस कर रहे थे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था और उसको बताया था। ठीक है, इसी में थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें, क्वेश्चंस थोड़ा सा लिखोगे। फ्रॉम 440 milligram of carbon dioxide, 10 to the power 21 molecule of CO2 are removed. What mole and molecules of CO2 still left? क्वेश्चन लिखेगा, फ्रॉम 440 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecule of CO2 are removed. What mole and molecules of CO2 still left? लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो, तो बनाना भी होता है इसको, खाली नामे के युवराज हो, दिमाग से बहुत थोड़ा। युवराज का मतलब क्या होता है? नहीं है, क्या हुआ रे, बोल। राजा का बेटा, राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं बनता है गोबर। युवराज का बेटा का नहीं नहीं, युवराज का बेटा नहीं, मतलब युवराज का मतलब हुआ कि जो भविष्य में उस रहा राजा बनने की कैपेबिलिटी हो, मतलब मेहनत करे, कोड़ी की तरह नहीं चल रहा है। मेरे बोलने का मतलब यही था कि बैठ के बस फिर सर उतार लिख देंगे तो हम धर के घसड़ लेंगे। देखो, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम, अभी तक जो क्वेश्चन जो किए थे पढ़ाए थे वो सब समझ में, वहां तक क्लियर होगा सबको? ठीक है, ये तो नया दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें से अब एक बात जो बता रहे समझो, फ्रॉम, इस क्वेश्चन को समझो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 440 मिलीग्राम ऑफ CO2, 440 मिलीग्राम CO2 का दिया है, उसमें से 10 to the power 21 मोलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, 440 मिलीग्राम ऑफ CO2 में से इतना मोलिक्यूल CO2 का निकल गया। तो कहा जा रहा है कि क्या बताओ अभी भी कितना मोल और मोलिक्यूल CO2 का बचा हुआ है? व्हाट मोल एंड मोलिक्यूल ऑफ CO2 स्टिल लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलो इसको समझाते हैं। इस बात को, इस क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। देखो, है क्या, इतना मिलीग्राम CO2 का दिया हुआ है, दिया हुआ है, और निकल किसके फॉर्म में रहा है? मोलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहां तीन तरीका हो सकता है। एक, मिलीग्राम में दिया है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, समझना है इसको। मिलीग्राम में दिया है तो ग्राम से मोल निकाल लेंगे, मोल से मोलिक्यूल निकाल लेंगे। ठीक है, इतना मिलीग्राम में कितना मोलिक्यूल प्रेजेंट है वो आ गया, इतना मोलिक्यूल प्रेजेंट है,
उसमें से इतना मॉलिक्यूल निकल गया, तो इसमें से इसको घटा लिए तो उतना मॉलिक्यूल बचा हुआ रह गया। अब मॉलिक्यूल से मोल निकाल लेंगे, मोल से वेट निकाल लेंगे। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका, मिलीग्राम में दिया है, मिलीग्राम से ग्राम निकालेंगे, ग्राम से क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। मोल आ गया, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लिए, इतना मोल प्रेजेंट है, इतना मोल निकल गया, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना मोल बचा हुआ है वो आ गया। अब मोल से फिर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, उतना ग्राम प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लेंगे, मोल से ग्राम निकाल लेंगे। इतना ग्राम दिया है, इतना ग्राम घटा लेंगे तो उतना ग्राम बच गया, ग्राम से मोल निकाल लेंगे, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तरीका तीन हो सकता है, तीनों स्टेप में हम कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिफरेंसेस हम निकालेंगे वो सेम टर्म में होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के टर्म में घटाना है, निकल रहा है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लाना होगा। अगर इसको मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको भी मोल फॉर्म में लाके घटाना होगा। इसको वेट फॉर्म में रखेंगे तो इसको भी वेट फॉर्म में लाके घटा के फिर बनाना होगा। सबसे आसान तरीका जो हम लोग ट्रेंड यूज करते रहे हैं वही यूज करेंगे। क्या देखो, 440 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मिलीग्राम में दिया है, तो मिलीग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 0.44 ग्राम ऑफ CO2 आ गया। ग्राम से मोल निकाल लेंगे, कैसे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, तो ये हो गया कितना, 0.44/44, कितना, 0.01 मोल ऑफ CO2, मोल आ गया। और मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दो तो 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, इतना CO2 मॉलिक्यूल। अब ये आ गया तो इससे गुना कर कितना आ गया, 6.022 इंटू 10⁻21 -2 हटा दिए तो 21, इतना CO2 मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया, क्या समझे, इतना मिलीग्राम ऑफ CO2 के अंदर इतना CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। पहला लाइन समझ में आ गया, इतना मिलीग्राम ऑफ CO2 में इतना मॉलिक्यूल CO2 का प्रेजेंट है। अब इसमें से कितना मॉलिक्यूल बेटा निकल गया, इतना निकल गया। हाँ, तो क्या हो गया, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट कितना बच गया, तो पहले से बचा हुआ तो प्रेजेंट कितना था, 10⁻21, अब माइनस निकला कितना, 10⁻21। इसमें से इसको घटा लेंगे तो इतना मॉलिक्यूल बचा। अच्छा, घटाएगा कैसे, अब कहे हाँ कॉमन लेगा, ही नहीं कि घटाने में क्या करते, -21 घटा देता है और साफ करके लिख देता है 6.022। तुझे क्या किया, तो हेकड़ा में से घटा दिए तो हट गया, हम कौन डिस्कवरी किया, नहीं, टैलेंट नहीं दिखाएगा, ये सब टैलेंट बचा के रखेगा, भविष्य में काम आएगा। अभी ये सब नहीं लगाना है, क्या करेगा, कॉमन कर लेगा किसको, हाँ, तो ये हो गया बेटा 6.022 -1 10⁻21, मतलब क्या, 5.022 इंटू 10⁻21, इतना CO2 मॉलिक्यूल, मतलब 5.022 इंटू 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, बच गया। तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था बेटा, मॉलिक्यूल भी निकालना है, तो मॉलिक्यूल आ गया, और क्या चाहिए था, मोल भी, तो मॉलिक्यूल आ गया, तो मॉलिक्यूल से मोल नहीं निकल जाएगा, कैसे, इसको मॉलिक्यूल से मोल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देगा, तो 5.022 21/6.022 इंटू 10⁻23, इतना क्या, इतना मोल ऑफ CO2 लेफ्ट। यही बन गया। सबको बात समझ में आया, क्लियर है क्वेश्चन सबको, उतार लो इसको। बन गया। तो कैसे बनाएगा,
या तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, इसको सीधा ग्राम में ले जाओ, उसमें से उसको घटा लो, या जैसे तरीका यूज किए थे वैसे जाते जाओगे तो मिलीग्राम को ग्राम, ग्राम से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में से इसको घटा लेंगे तो मोल आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूल से मोल, मोल से वेट आ जाएगा। जो तरीका बनाए थे वही यूज कर सकते हैं। तो वो क्योंकि वो स्ट्रेट है, एक ही तरीका है, एक ही फॉर्म में लेके चल सकते हैं। ऐसे निकालने के लिए दूसरा व्यवस्था हम लोग ही कर सकते हैं, सीधा कितना बचा। हमको क्वेश्चन कहा जा रहा है, अब देखो हमको बनाना होता तो वेट ऑफ सीओ लेफ्ट इजकल टू क्या होता, अगर हमको बनाना होता तो हम डायरेक्ट बनाते क्या, वेट ऑफ सीओ लेफ्ट, वेट बचाना है तो वेट कितना बचा हमको निकाल, क्वेश्चन ही ना कह रहा है, वेट ऑफ सीओ लेफ्ट यही पूछा जा रहा है। तो इसका वेट लेंगे तो मिलीग्राम में है बेटा, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो प्रेजेंट कितना है 28 ग्राम माइनस इतना मॉलिक्यूल दिया है, तो मॉलिक्यूल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। आप मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ग्राम हो गया, कहानी खत्म हो गया। इतने बनाते, हमको बनाना रहता था इतने लिखते, अगर मेरे ढंग से बनाना होता तो हम ही करते। इतना मिलीग्राम दिया है तो मिलीग्राम को ग्राम में रख लिए, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किए, 1000 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 0.28। यहाँ दिया है मॉलिक्यूल, तो ये तो ग्राम, इतना ग्राम आ गया, इतना ग्राम प्रेजेंट है और निकल रहा था मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो हम मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। तो मॉलिक्यूल को पहले, मॉलिक्यूल से ग्राम कैसे निकालता था, मॉलिक्यूल दिया है उससे वेट कैसे निकालेगा, तो मॉलिक्यूल को पहले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकाला, अब मोल को मॉलिक्यूलर मास से गुना करके वेट निकाले, तो वही कर दिए, इससे डिवाइड किए तो मोल आया इनटू मॉलिक्यूलर मास। कार्बन मोनोऑक्साइड का 16 और ये हो गया 12, 28, तो ये क्या हो गया, वेट आ गया। इतना वेट था, इसमें से वेट घटा लिए, काम खत्म हो गया। यही लिखते हैं हम, एक स्टेप में मेरा बनता। तुमको बताने के लिए बता रहे हैं तो हम क्या बताए, वही बताए कि 200 मिलीग्राम है, इतना मिलीग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको 10⁻³ से डिवाइड किए। तो अब तुमको जितना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तुम एक स्टेप में अपना कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, स्टेप लेकिन तुम उतना ही कर रहे हो, ये पूरा करने के लिए स्टेप उतना ही कर रहे हैं जो हम स्टेप में तोड़ के बता रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हारा जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, तुम उसको एक स्टेप में डायरेक्ट खुद से सोच के लिख दोगे डायरेक्ट इतने आंसर। तो ये तुम्हारे पोटेंशियल और तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर दिए गए समय पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, कितना होता है 0.28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राम से मोल निकालने के लिए मोलिकुलर वेट से डिवाइड किए तो क्या हो गया 0.01 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मोल को क्या किए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिए, तो कितना होगा 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कितना, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड है ना हुआ। अब मॉलिक्यूल कितना बचा, तो 6.022 इंटू 10⁻21 अब माइनस 10⁻21 मतलब 5.022 इंटू 10⁻23 21 क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट। तो अब यहां से मोल निकालने के लिए क्या किए, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए, तो 5.022 इंटू 10⁻21 बाई 6.022 इंटू 10⁻21 है ना किए, और बाई और इंटू क्या हुआ, इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से गुना कर दिया तो ये 5.022 इंटू 10⁻21 बाई 6.022 इंटू 10⁻21 इंटू 28 इतना ग्राम, देखो यही है और यही सामने डायरेक्ट इतना ही आया है। समझ आए बात। एक देखो 21 से 2 23, देखो 21 से 21 कटाओ, ये कितना हो गया 2 कर दिया तो 0.28 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 0.28 को तुम कॉमन कर लिया बेटा, यहाँ कौन सी हो गया 1 माइनस 1 बाई 6.022 यही हो गया। अब यहां से कर दो 0.28, अब 5 ये हो गया 5.022 बाई 6.022, वर्क करके देखो यही आंसर तो आया है, यहाँ ये करो यही आया है, 21 कट गया, 5.022 बाई 6.022 इंटू 28 देखो वहां है नहीं है। तो ये तुमको क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे तुम जैसे अप्रोच, ये क्वेश्चन कैसे बनाए ये तो हम बताए, तुम बनाता कैसे, मिलीग्राम में दिया है
ग्राम में निकाला, ग्राम से मोल निकाला, मोल से मॉलिक्यूल निकाला, इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, इतना मॉलिक्यूल निकल गया तो बचा कितना, दिस माइनस दिस, इतना मॉलिक्यूल बचा, फिर मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए तो मोल आया, अब मोल को मॉलिक्यूलर मास से गुना कर दिए तो वेट आ गया, यही किए हैं। तो ये पूरा निचोड़ एक स्टेप में हम यहाँ लिख सकते हैं और उसको बना सकते हैं, और क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका धीरे धीरे अगर हम डेवलप कर ले रहे हैं तो। क्लियर है बात? चलो उतार लो, जो जिनसे नहीं बना है वो जल्दी से उतारो इसको। आवाज नहीं, जो उतार चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जो नहीं उतारे हैं उतारेंगे, या जो उतार चुके हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे। P and Q are the two elements forms PQ2, P2Q3 and PQ2. If 0.15 mole of P2Q3 weighs 15.9 gram and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 gram, what are the atomic weight of P and Q? बना इसको, हिसाब से बनना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है सब। अब एकदम छोटा छोटा सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, बना इसको। टीकानंद स्वामी बहुत पूछता है तुमसे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्या समझ में आ रहा है? पी और क्यू दो एलिमेंट है, मिल के दो कंपाउंड बना रहा है, तो उसमें वो पी और क्यू का एटॉमिक मास हमको चाहिए, यही पूछा जा रहा है, डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, यही ना क्वेश्चन है। सोचो इसको, क्वेश्चन सोचो तो आसान था। पी एंड क्यू दो एलिमेंट है, मिल के दो कंपाउंड बना दिया, कौन सी P2Q3 और PQ2 किया। डाटा में क्या दे रखा है तुमको, इसका कितना 0.15 मोल इसका कंटेन कर रहा है, क्या 15.9 ग्राम कंटेन कर रहा है, और इसका 0.15 मोल PQ2 का क्या
9.3 ग्राम कंटेन कर रहा है, कर रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्या इसका और इसका एटॉमिक मास बताओ। तो हम मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास बेटा क्या है, इसका मान ले x है और इसका एटॉमिक मास y है, मान लिए। तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, मोलिकुलर मास कितना होगा इसका 2x + 3y। लाइन समझ आया। इसका मोलिकुलर मास, इसका एटॉमिक मास कै गो p है, एगो p है, तो 1 × x + 2 × y, 2y। मोलिकुलर मास कैसे निकालता था, मोलिकुलर मास कैसे निकालता था, सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास x है, इसका y है, तो क्या हो गया, इसका हो गया 2x + 3y, इसका हो गया x + 2y। ठीक है, अब सिंपल चलो। अब क्यों, दो अननोन है, क्या है, दो एटॉमिक मास दो का निकाला है ना, तो दो अननोन है, इसका मतलब है हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, इसी के लिए दो डाटा दिया हुआ है। अब मोल का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलिकुलर, एटम है तो एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, तो मोल होगा 0.15 इक्वल टू वेट इन ग्राम अब बाई मोलिकुलर मास 2x + 3y। तो 2x + 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको इधर 15.9 बाई 0.15 कट के कितना 15 15 6 90 106। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां आ जाओ, फिर यहां 0.15 मोल इसका कितना 9.3 बाई x + 2y, वेट बाई मोलिकुलर वेट। अरे पहला फार्मूला जहां शुरू किया उसी का क्वेश्चन है, पहला फार्मूला ही ना है हमारा, ये कोई जादूगरी नहीं है कि बहुत बड़का भारी भरकम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है ये। तो देखो x + 2y इक्वल टू क्या हो गया बेटा 9.3 बाई 0.15, 15 6 90 15 30 62, ये हो गया x + y 2y इज इक्वल टू 62 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू नहीं आ जाएगा, सिंपल सा है। क्लियर है बात, उधर हो गया। अच्छा ये हो गया, कितना कितना आया 26 और 18। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन present in 88 ग्राम of carbon dioxide. What would be the weight of carbon monoxide having same number of oxygen atom, same number of oxygen atom. Calculate the number of atoms of oxygen present in 88 ग्राम ऑफ, दो क्वेश्चन हो गया इसमें। एक हो गया नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दूसरा क्वेश्चन हो गया उसी में कि अगर उतना ही एटम ऑक्सीजन का
कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट क्या होगा। क्लियर है? बनाओ इसको जल्दी से, ये सब बनना चाहिए क्वेश्चन सबसे एकदम जल्दी जल्दी बनाओ सब, तो नहीं तो रुकना दो क्लास के बाद। मास निकालना है। मतलब क्वेश्चन दो पार्ट में है, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन एटम है, तो वो ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग। ग्राम, ग्राम से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, सिंपल तरीका है। चलो देखो 88 ग्राम ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा। तो ग्राम से पहले मोल निकाले थे, कैसे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिए थे। तो 88 बाई क्या हो गया 44, कट के कितना हो गया 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल हो गया। मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से गुना किए थे, तो 2 इंटू 6.02, 2 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना क्या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में बेटा कितना एटम है, ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा जा रहा है हमसे। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऑक्सीजन है, तो कोफिशिएंट 2 है, तो याद करो बताए थे कोफिशिएंट से गुना कर दो, तो 2 से गुना कर दो, 4 इंटू 6.02, 2 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या इतना ऑक्सीजन एटम। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। तो ये तो स्ट्रेट वाइज तरीका था जो हम पढ़े हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन हमको क्वेश्चन बता रहा है कि जितना वेट कार्बन मोनोऑक्साइड का कहां पे प्रेजेंट है, कहता है कि व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि क्वेश्चन बोला कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है ना कह रहा है कि अगर मान लो कि जितना ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है, अगर उतना ही ऑक्सीजन एटम कहां प्रेजेंट हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट क्या होगा। ये ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा ना। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब जितना ऑक्सीजन एटम यहां आया है किसके अंदर, एटम इन CO2, उतना ही एटम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाए, कितना 4 इंटू 6.02, 2 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना ऑक्सीजन एटम अगर इसमें आ जाए तो बताओ उसमें कितना वेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो सोचो, ये समझ में आ रहा है। तो 4 इंटू 6.02, 2 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना क्या, इतना ऑक्सीजन एटम किसमें है, इन कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कै गो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है ना। मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में है उतना ही ना मोनोऑक्साइड में हो गया है। तो यही ना लिख दिया इसको कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड में भी उतना ही हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी उतना ही हो गया। अरे समझ आ रहा है। अच्छा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड में कै गो एटम, एक ऑक्सीजन एटम, तो जितना इसका मॉलिक्यूल उतना ही ना एटम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6.02, 2 इंटू 10 टू द पावर 23। ये समझ आया क्यों, एक कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन एटम है, तो जितना ऑक्सीजन एटम उतना ही मॉलिक्यूल, तो इतना एटम्स हो गया मतलब उतना ही मॉलिक्यूल हो गया। और मॉलिक्यूल आ गया तो तुम यहां से मोल नहीं निकाल लोगे। मतलब 4 इंटू 6.02, 2 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना क्या, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालोगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड कट गया 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मोल से हमको क्या चाहिए,
वेट चाहिए तो क्या करोगे, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 इंटू 28 इतना ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक क्वेश्चन यहां तक तो आसान था, बस एक लाइन ही क्वेश्चन में जोड़ दिया कि उतना ही ऑक्सीजन एटम कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम मान ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट क्या होगा। तो वे पहले एटम्स निकाल लिए, इतना ही एटम कार्बन मोनोऑक्साइड में आ गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम कंटेंस, यूनिटरी मेथड लिख दोगे, सिंस वन कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंस 1 ऑक्सीजन एटम, इसलिए इतना एटम कंटेंस उतना ही कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल आ गया, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लिए, मोल से वेट निकाल लिए, सिंपल सा बात है। क्लियर है बात। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो क्वेश्चन जनरल फार्मूला से बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, तो अभी तक जो भी कर रही फार्मूला बेस्ड है, कुछ बाहर नहीं जा रहे, उसी में घूम रहे, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग यूज हो रहा है। एक अभी जो असाइनमेंट मिला होगा, अभी मिला होगा, निकालो उसको। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा गौर करोगे। एक लॉ, एक लॉ है ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ। पेटिट्स लॉ है, ये मेटल के लिए होता है, किसके लिए, फॉर मेटल। मेटल के केस में ये लॉ है, तुमको बस यही जानना है, मेटल के केस में स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इनटू उसका जो एटॉमिक मास होता है, ये बराबर होता है 6.4 के। इसी को बोलते हैं ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ। याद रहेगा, क्या याद रखोगे, स्पेसिफिक हीट, ये अभी याद, स्पेसिफिक हीट क्या होता है अभी नहीं समझ में आएगा, ये पढ़ेगा जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सब टर्म हम लोग वहां पढ़ेंगे। कहाँ पे, आगे सबसे लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स है, वहां ही बात आएगा। तो अभी क्वेश्चन में आएगा, इस कारण हम खाली फार्मूला लिख दे रहे हैं। ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, मेटल के लिए, और ये क्या है फार्मूला, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इनटू एटॉमिक मास इज इक्वल टू। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद ये रखना है, स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होगा वो कैलोरी पर ग्राम दिया रहेगा, ये होना चाहिए कैलोरी पर ग्राम, और ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए ग्राम में, तो ग्राम में होता ही है, ये जो है ये कैलोरी पर ग्राम होना चाहिए। तो अगर कैलोरी में नहीं है, कैलोरी पर ग्राम में नहीं है, तो कन्वर्ट करने का होएगा। ठीक है, तो दिया हुआ क्वेश्चन में देखो, अभी यहाँ से फार्मूला लगा के भी निकालेगा, कहीं से खोजता होगा फार्मूला, इसको किताब उताब में ढूंढ लिया होगा कहीं, तो फार्मूला खोज के तब वो लगाता होगा, तो देखता होगा आंसर में नहीं आ रहा है, तो सनक जाए क्या हो गया। ठीक है, तो इस कारण, क्योंकि यहाँ देखो गौर से क्या दिया हुआ है, जूल पर ग्राम, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, इस कारण से नहीं बन रहा है। ठीक है, 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तो पहले उसको क्या करना है, जूल में कन्वर्ट कर लेना है और फिर यूज करना है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन में तुमको बेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफिक हीट दे रहा है कितना, ऑफ मेटल कितना दिया है, 0.836 जूल में दिया है। तो जूल में दिया है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर दो, इतना कैलोरी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, ये आ गया कैलोरी। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास अब निकालना है, तो इधर से इसको इधर कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो नहीं आ जाएगा। अब यहां से क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट आ ही गया, एटॉमिक मास तुमको निकालना है, एटॉमिक मास निकाल लेना है, तो अब निकाल देगा, आ जाएगा। समझ आया, फार्मूला यही लगाएगा। अब ये हो गया 0.836 बाई 4.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.4, यहां से एक्स निकाल लेगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6.4 इंटू 4.2 बाई 0.836। अब डिवाइड करेगा, देखेगा जो वैल्यू आएगा सो आएगा। ठीक है, बता दी, इस कारण बता दिए कि फार्मूला भी कहीं से ढूंढ लेगा तब वो आंसर नहीं मिलेगा, तो सनकेगा सब। तो ये याद रखना है कि हाँ, याद रखना है ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ में जो स्पेसिफिक हीट यूज किया जाता है वो
कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन रहे तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 16, सुनो रे गौर से सुनो, क्वेश्चन में लिख देगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 16, कुछ नहीं दिया है, अंडरस्टूड है कि कैलोरी पर ग्राम है। समझ में आ रहा है? अगर यूनिट क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में तो अंडरस्टूड है कि वो जिसमें पूछा जा रहा है उसी में, तब तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कैलोरी में नहीं देके दूसरे यूनिट में है तो पहले उसको कैलोरी में ले आना है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो कर लो इसको, फॉर्मूला उतार लो सब। और कैलोरी, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, ये भी याद रखना। ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ है, ये एक्चुअली में फिजिक्स का लॉ है। स्पेसिफिक हीट निकाल, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, कैलोरीमेट्री, हीट एंड कैलोरीमेट्री, वहां पे ये सब पढ़ना है, ये लॉ पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चंस हमारे पास तो दिख गया, दूसरे तीसरा क्वेश्चन दिख गया, तो इसका एटॉमिक मास से इसका रिलेशन है, इसका ये लॉ केवल फॉर्मूला याद रखते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना ये केवल और केवल किसके लिए है? मेटल के लिए, हर जगह नहीं अप्लाई होगा। कहाँ के लिए? केवल मेटल के लिए ये अप्लाई होता है। अच्छा आया था, अच्छा इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ था, खाली असाइनमेंट बना लिए रहते तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है, इसी का है। कोई बात नहीं, बाद में मिला, भगवान का लाख लाख शुक्र है, नहीं तो अगला दिन से सब यही रहकर ABCD हट के आता था। इस मतलब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वही 180 तरह का क्वेश्चन दिखेगा तुम्हारा पास है। 10-20 वो क्वेश्चन जो हम कॉपी में अलग से करा दिए हैं, यही 200-250 तरह का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में वही सब घूमता है। इसके अलावा और दूसरे क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अब हम बात करने वाले हैं, ये सिंपल मोल कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें थी, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं मोल कैलकुलेशन फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। किसके लिए? गैस के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अगर मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में हो, जहां पे STP NTP का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका भी लगता है 2-4 क्वेश्चन आ गया था, हमको लगा था कि हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन टेस्ट में आया होगा STP NTP भी, कोई बात नहीं, चले उतना हट जाएगा, वो कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, बुलवा दिए थे, हमको याद आया था कि हम पढ़ा चुके हैं, तो था कि हम पढ़ा दिए हैं, क्योंकि अपने बचवा सब वो पढ़ाए थे, सब इधर उधर कभी कभी मिक्स हो जाता है, किसी का किसी में, किसी का किसी में। पहले तो इंडिविजुअल वाला बैच चलता था, तो होता क्या था कि कभी कभी संडे वनडे वो किसी का बैकअप देना रहता, जैसे क्लास चल रहा है नया, किसी कोई बच्चा कुछ बैच में आ गया तो उसका बैकअप देना रहता था। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि 11थों को उसी टाइम में बुला दिए, 12थों को बोल दिए, और टारगेटो बैच आता था, सबको एक के टाइम में बोले तू 2 से 4 आ जाना, 2 से 4। अब 2 से 4 में तीनों पहुंचल है। अब बात में दिमाग बढ़ा कि वो का पढ़ा है, ओकरा का पढ़ा है, सबको एक जगह बैठा कर पढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है कि नहीं। चलो हेडिंग डाल दो कि मोल कैलकुलेशन फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, हेडिंग डालेगा मोल कैलकुलेशन फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के लिए मोल कैलकुलेशन करने वाले हैं हम। गैस कौन होता है? तो गैस तो जानता ही है, गैस गैस होता है, इसमें कोई टेंशन है नहीं। गैस जितने भी होते हैं वो आइडियल, देखो 2 तरह के गैस होते हैं। ये एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर तुम लोग के पास हुआ करता था पुराने NCERT में, वो हटा दिया गया है।
वहाँ गैसेस स्टेट बड़ा डिटेल में पढ़ना था, लेकिन अब नहीं रहा वो तुम लोग के साथ। मतलब उसका निधन हो गया पिछले 1-2 साल पहले, उसका निधन हो चुका है, ठीक है। मतलब तुम्हारे सिलेबस से हट गया है तो उसका मतलब छांट छूट दिया गया है, लेकिन फिर भी याद रखना है 2 तरह के गैसेस होते हैं, अभी याद रख। वैसे गैसेस, गैस का मतलब समझ रहा है ना, गैस मतलब क्या, गैस फिर पूछा यार था मतलब, हाँ ठीक है, मतलब गैस मतलब वही गैस, मतलब गैस का मतलब ये हुआ वो वाला पेट वाला गैस नहीं, गोबर सब बढ़ाया शुरू किया सब, ठीक है। वो गैस कुछ और हो गया, वो अलग टावर धर लिया, उधर नहीं जाएगा, ठीक है। वो फिर वो गड़बड़ा जाएगा, सुनेगा। गैस का मतलब अगर वो कोई गैस है, इसका मतलब ये है कि उनके पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। गैस का मतलब यही हुआ, समझ। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, ये कहने का मतलब गैस। लेकिन अगर वही गैस है, ओकरा तुम दबा उबा दिया जबरदस्ती का, उसको उसके ऊपर जबरदस्ती कर दिया, गैस के फॉर्म में गया लेकिन उसको कंप्रेस कर दिया, तो नजदीक आ गया है, क्या गया है, तो नजदीक आ गया है, तो कुछ ना कुछ स्पेस गैस ही है, लेकिन उसके एक्चुअल बिहेवियर से तुम डेविएट करा दिया, कम कर दिया, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी डेवलप हो सकता है, स्पेस कम हो गया, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो गई, है वो गैस। लेकिन गैस लिक्विड बिहेवियर की तरफ ट्रेंड होता है तो उसको बोलते हैं रियल गैस, क्या बोलते हैं। और जो रियल गैस का मतलब, एक्चुअल गैस का मतलब आइडियल गैस, तो हम बोल रहे थे ना गैस का मतलब, तो गैसे नहीं, गैस का मतलब आइडियल गैस, समझ में आ रहा है। आइडियल गैस का मतलब एक्चुअल में वो गैस है, मतलब उनके पार्टिकल दूर दूर हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, तो एक्चुअल में वो गैस है। लेकिन कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर रियल बिहेवियर होता ही है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसी बात को बड़ा डिटेल में पढ़ना था स्टेट ऑफ मैटर में, लेकिन उसको गायब कर दिया गया है। तो हम अब गैस का मतलब समझेंगे आइडियल गैस, क्लियर है। हम क्या मानेंगे, मेरा गैस, जब हम मेरा गैस नहीं तो बहुत अलग अलग मीनिंग आ जाएगा, लड़वा फिर लेते रहेगा बैठ के, सब चुप रहेगा आप गड़बड़ा। चलो हम अपना वर्ड वापस लेते हैं, ठीक है। चलो, मतलब हम लोगों का जो नहीं, हम लोगों का भी नहीं, मतलब ठीक है, गैस सीधे, ठीक है, गैस। तो गैसेस जो होते हैं एक बिहेवियर शो करता है जिसको हम कहते हैं आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो सारे गैसेस क्या शो करते हैं, एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जिस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन होगा, और वही इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और अगर कोई गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो गैस आइडियल गैस है, समझ में आ रहा है बात। तो ऑल गैसेस, इस बात का हम यहां मेंशन कर रहे हैं, ऑल गैसेस follows an equation called आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। हम गैस को का आइडियल बिहेवियर मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ओनली, एज्यूमिंग आइडियल, रियल बिहेवियर से हमको मतलब नहीं है, बिहेवियर ओनली। जितने भी गैसेस हैं वो एक इक्वेशन फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, याद रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा एक इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसी इक्वेशन को हम, अभी ये इक्वेशन एक्चुअली में 4 इक्वेशन से डिराइव्ड है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो वहां जरूरत पड़ेगा तो हम वहां डिराइव कर देंगे, क्योंकि ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये गैसेस स्टेट का है, लेकिन फिर भी वहां जरूरत पड़ता है तो हम डेरिवेशन वहां करते हैं। अभी याद रखेंगे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल
गैस इक्वेशन कहते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जब भी बात करेंगे तो हम हर गैस को मानेंगे कि वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि सारे गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर है बात? इतना समझ में आ गया? चलो, अब पीवी इजिकल टू एनआरटी में जहां पे हम देखेंगे वेयर पी हमारा जो है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस। वी हमारा जो हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। एन जो हो गया वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गया। आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, इसका वैल्यू याद रखना है। और भी वैल्यू होता है इसका, लेकिन वैल्यू याद रखना है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, याद रखेगा तो अच्छा सुनेगा। ये याद रखने से फायदा क्या होगा? टेम्परेचर को हमेशा लेना है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ये डाटा तुमको यहीं से यूज करना है। देखो, ये खाली याद रखो तो देखो ये वॉल्यूम किसमें चाहिए, मतलब यहां पे जब भी यह इक्वेशन यूज करोगे तो वॉल्यूम हमेशा किसमें चाहिए? प्रेशर किसमें चाहिए? एटीएम में चाहिए। किसमें चाहिए? एटीएम में चाहिए। दिख रहा है? मोल तो मोल है, ये है। और टेम्परेचर किसमें चाहिए? केल्विन में चाहिए। टेम्परेचर हमको किसमें चाहिए? केल्विन में चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी कहीं भी अप्लाई करेगा, क्या क्या समझा? जितने भी गैसेस होते हैं सारे गैसेस एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन है जिसको फॉलो करते हैं, और उस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अभी इतना लाइन याद रहेगा, जहां पे पी प्रेशर, भी वॉल्यूम, एन मोल, आर कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये डाटा हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? जहां पे आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, इतना बात समझ में है? पहले इसको लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। मतलब ये याद रखोगे कि जहां भी तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया, मतलब यह इक्वेशन कहीं भी लगा रहा है तो आर का वैल्यू बेटा हमेशा कितना लेगा? यह इक्वेशन लगाएगा, आर का और भी वैल्यू होता है। अभी नहीं बता रहे हैं कि ज्यादा कंफ्यूज होगा। जैसे 1 लीटर एटीएम जो होता है, 1 लीटर एटीएम जो होता है बेटा, ये 101.325 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इतना जूल। 101.325 के बराबर होता है। इससे इसको गुना कर देगा तो ये आ जाएगा 8.34 जूल के बराबर हो जाएगा। इतना जूल पर मोल पर केल्विन। एक अभी पढ़ा है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, तो इसको 4.2 से डिवाइड कर देगा तो कैलोरी में आ जाएगा। तो ये 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी होता है। तो ये सब सनक जाएगा बिना मतलब के, अभी रहे थे। इसी कारण अभी छोड़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम जिक्र करेंगे उसका। ठीक है, अभी उतना ही दे रहे हैं जितना इस टॉपिक में हमको जरूरत है। ठीक है, अभी याद रखना है कि कहीं भी अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे तो आर का वैल्यू वहां 0.0821 लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में हमको यूज करने का है। ठीक है बात? हो गया? बढ़ा जाए आगे। चलो, एक है अगला क्लास, टाइम हो गया, ज्यादा हो गया। 4:30 अभी कहाँ हुआ है रे? वो 4:20 तक था। तो मतलब हम देखे में अच्छा नहीं लग रहा है, कहा तो नहीं गया हम। भगावेला बेचैन है। चल यहाँ फिजिक्स पढ़ाई दी जाइए। ये बात क्लियर है यहाँ तक?
चलो अगला, अच्छा हमको लग रहा था कि 4:30 तक है। ये मतलब समझो कि तुम लोग को हम कितना मानते हैं। टाइम का टाइम